नमस्कार आचार्य जी, माय colleagues, students, ladies and gentlemen। मैं सोच रहा था कि मैं कैसे स्वागत करूं, लेकिन मैं सब भूल गया जब मैंने आचार्य जी को देखा। मुझे ऐसा लगा कि मैं इन्हें सदियों से जानता हूँ, इनकी प्रतिभा ही कुछ ऐसी है। शायद बहुत लोग यहाँ संस्कृत ना जानते हैं। आचार्य जी ने तीनों चरम बिंदु छुए हैं, चाहे वो आईआईटी दिल्ली से बीटेक, चाहे आईआईएम अहमदाबाद विच इज़ द हाईएस्ट इंस्टीट्यूट इन मैनेजमेंट, चाहे सिविल सर्विसेज हो। और इन सबको करने के बाद हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि वो हमारे बीच में यहाँ हमारे एक क्वेश्चन आंसर सेशन में यहाँ पधारे हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका, और मुझे खुशी इस बात की है कि आईआईटी रुड़की के 175वें साल में जब हम यहाँ हैं तो आचार्य जी यहाँ हैं। मुझे पता है कि यहाँ बहुत लोग बहुत उत्सुक और क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मैं बहुत बीच में नहीं आऊँगा, लेकिन जब अनिल जी ने मुझसे कहा कि मैं आचार्य जी का स्वागत यहाँ करूँ तो मेरे मन में कई प्रश्न आने लगे। उनमें से जो सबसे ज़्यादा मुझे लगा वो ये था कि हम इतना डेवलपमेंट कर चुके हैं, हमारे दिमाग का इतना डेवलपमेंट हो चुका है, हम सिंगल सेल प्लाज्मा से पूरा मनुष्य रूप धारण कर चुके हैं, तो क्या हम डर से नहीं अभी तक जीते? या इस एवोल्यूशन में जो सिंगल सेल से हमारे मनुष्य रूप तक था, क्या डर का भी कोई एवोल्यूशन था? हो सकता है, क्योंकि हिंदू माइथोलॉजी आप सभी लोग जानते हैं। पहले हमारे जितने अवतार हुए, हो सकता है पहले डर पृथ्वी के जलमग्न होने का हो, या फिर तीनों लोगों को नापने का हो, या फिर अगर आप त्रेता युग और उसकी बात करें तो वचनों का हो, या फिर देश का हो। तो डर को मुझे लगता है कि हम समझ नहीं पाए, और हो सकता है कि आज के इस क्वेश्चन आंसर सेशन में हम लोग इसे समझने की कोशिश करें आचार्य जी के सानिध्य में, और वो हमें इसमें गाइड करें। मुझे लगता है कि डर जो 3 प्रकार का जो मुझे लगा, मैं क्योंकि आज सुबह से ही सोच रहा था, तो एक तो देश के लिए होता है, जो कभी कृष्ण जी के ज़माने में हुआ था कि सब देश का डर है, लेकिन वो तो अब हमारा ख़त्म हो गया, क्योंकि हमारी सेनाएं हैं, हम टैक्स पे करते हैं, हम देशभक्त हैं। दूसरा समाज का होता है। समाज में आचार्य जी जैसे लोग होते हैं जो समाज को सुधार कर ले जाते हैं, और हमारे धर्मगुरु हैं। एक इंडिविजुअल डर होता है जो हमारे मन में बैठा हुआ है। मुझे लगता है कि आज उसी के लिए हमको यहाँ सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, और ये वो डर है जो ऐसी चीज़ों से है जो फिजिकल वर्ल्ड में है ही नहीं, जिनको हम देख ही नहीं पाते, जिनसे हम बस डरते रहते हैं। तो मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप क्वेश्चन आंसर सेशन में अगर आपका कोई क्वेश्चन है मन में और दूसरे ने पूछ लिया है तो उसे रिपीट ना करें, क्योंकि हमें बहुत थोड़ा समय मिला है आचार्य जी का, और उसमें मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम सॉल्यूशंस हमको मिले। इसी के साथ मैं आचार्य जी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ, और मैं बीच में से हटता हूँ आप सब लोगों के लिए। प्लीज गिव हिम अ बिग अप्लॉज। Thank you, sir. I would now like to invite Acharya ji to come up on the stage and request our Dean of Finance and Planning, Mr. Sharma sir, to felicitate. I would now request all the dignitaries on the stage to ceremonially
जय हिंद आचार्य जी। मेरा नाम हर्षी चौधरी है। मेरा प्रश्न ये है कि हम जीवन में हाँ और ना के बीच उलझे रहते हैं। हमारे बीच में एक जंग छिड़ी रहती है कि हाँ बोले ना बोले। जैसे कि एक इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक रिचुअल हमारे यहाँ पे चलता है कि हवन पूजा करते हैं तो हम कलावा बांधते हैं। घर वालों की सुनते हैं कि आप बांध लीजिए, लेकिन हमारा मन नहीं करता कि हम उसमें मानते नहीं हैं। तो कभी कभी हम ना भी बोल देते हैं कि नहीं हमें नहीं बांधना है, परंतु घर वालों का दिल रखने के लिए वो बोलते हैं तो हम बांध लेते हैं। तो क्या हमें हाँ बोलना चाहिए उनका मन रखने के लिए, या नो मीन्स नो ही होना चाहिए? जैसे वो बांधना चाह रहे हैं उसको तो स्पष्ट ना है, लेकिन जो परंपरा है उसको ना बोलने से पहले हम सवाल पूछना चाहेंगे कुछ कि ये थी ही क्यों। आप जैसे बंधवाना चाह रहे हैं उसको ना है क्योंकि आप बिना बताए बांधना चाह रहे हैं, ना आप खुद जानते हैं और ना आप हमें बता रहे हैं, और किसी अंधी प्रक्रिया में शामिल होना हमें स्वीकार नहीं है। बात खत्म। जैसे आप चल रहे हैं ऐसे तो हमें ना ही बोलना पड़ेगा, लेकिन हम ना बोल रहे हैं आपके तौर तरीकों को। सारी जो परंपराएं हैं हमारी उनको हम आदि से अंत तक ना नहीं बोल रहे हैं। अगर हम ये जान सकें, समझ सकें कि उस परंपरा के पीछे क्या है, उसमें निहित प्रतीकों का अर्थ क्या है, और वो बात हमको उपयोगी लगे तो हम हाँ बोलेंगे, फिर बोलेंगे। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि जब हम जिज्ञासा करें तो हमें पता चले कि नहीं, वो बात पूरी अर्थहीन है, खोखली रूढ़ी है, बाहर से उसमें कुछ कर्म है, पाखंड है, भीतर उसके कोई प्राण आत्मा है ही नहीं, तो फिर उसका पालन करने की कोई बात ही नहीं उठती। बात आ रही है? मैं नहीं चाहता कि आप जो दो बातें कह रहे हैं उसमें से किसी एक को भी पकड़ लें। हाँ कहने का अर्थ होगा कि जो पुरानी सी एक सड़ी हुई यात्रा चली आ रही है हम भी उसमें सम्मिलित हो गए। वो यात्रा किसकी है? वो यात्रा डर की है और अज्ञान की है। कुछ है जो बस करते चलो, न तो जानो कि वो क्यों कर रहे हो, और प्रश्न भी पूछोगे तो ये मर्यादा का उल्लंघन और बेअदबी कहलाएगा। यही चलता है ना। पहली बात तो घर परिवार समाज में ये सब कुछ जो हो रहा होता है परंपराओं के नाम पर, कोई नहीं जानता कि ये क्या है, क्यों है, इससे लाभ क्या है। नहीं जानते, कोई बात नहीं, ना जानने में कोई अपराध नहीं हो गया। इंसान है भाई, सब चीज़ नहीं पता हो सकती, हमें नहीं पता है तो हम पूछ रहे हैं कि बता दो। दिक्कत यहां शुरू होती है। किसी ने पूछ लिया कि बता दो तो भड़कते हैं, बुरा मानते हैं। इसको तो ना बोलनी ही पड़ेगी। तो जब मैं कह रहा हूं हाँ ना बोलो, तो मैं ना कह रहा हूं ये जो हठ पकड़ के अज्ञान बैठा है इसको ना बोलो। न जानते हैं माने अज्ञान है, न जानने देंगे माने हठ है। ये जो हठी अंधापन है इसको तो ना कहनी पड़ेगी ना, या चलने दे इसको कि जो चल रहा है चलो, चल रहा है चले। ये तो फिर एक कोई कबीलाई रवायत जैसी बात हो गई। कबीलों में ये सब चलता है पुराने, जो ना कुछ जान पाए हैं, न समझ पाए हैं, न प्रगति कर पाए हैं, वहाँ रहता है ये कि आज से 4000 साल पहले भी उस पहाड़ के शिखर पर एक पत्थर रखा है, हम उसकी पूजा करते हैं और हम मानते हैं कि उसमें हमारे पितरों की आत्माएं निवास करती हैं। हम आज भी वही कर रहे हैं, और हम पे जब कोई आपदा आती है, महामारी फैल जाती है, कुछ होता है, तो हम जाके उस पत्थर से सवाल करा करते हैं और फिर हम लौटते वक्त उस पत्थर पर एक धागा बांध देते हैं। ये चल रहा है 4000 साल से, तुम इसका पालन करो सिर्फ इसलिए कि ये चल रहा है 4000 साल से, ऐसे तो नहीं मानेंगे। एपिस्टेमोलॉजी होती है दर्शन शास्त्र में जो निर्धारित करती है कि कौन से प्रमाण स्वीकार्य हैं, किन सोर्सेज ऑफ नॉलेज को वैलिड माना जाएगा। नाउ ट्रेडिशन इज नॉट अ वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज।
ये बात अच्छे से समझ लीजिए। सिर्फ इसलिए कि कोई बात परंपरागत है वो स्वीकार्य नहीं हो जाती, साथ ही साथ सिर्फ इसलिए कि कोई बात परंपरागत है वो अस्वीकार्य भी नहीं हो जाती। हम तो पूछेंगे। और बहुत सारी परंपराएं हैं जिनमें हो सकता है कि गूढ़ और सुंदर अर्थ निहित हों। मिल गए ऐसे अर्थ तो तत्काल सर झुका देंगे ऐसी परंपरा के सामने, नहीं मिले ऐसे अर्थ तो माफ करिएगा, हम इसमें शामिल नहीं हो सकते। बस इतनी सी बात है। पूछने से ये और संभावित है कि विचार करो, जानो, और हो सकता है अर्थ रहा हो, अर्थ था, तुम्हें पता नहीं था इसीलिए अंधानुकरण कर रहे थे, पूछा इसलिए अर्थ पता चल गया। जब अर्थ पता चल जाएगा ना, तो फिर अपनी परंपरा में भी विश्वास और गौरव दोनों पैदा होता है। आज स्थिति यह है कि जो परंपरा का पालन नहीं करते वो परंपराओं को निकृष्ट समझते हैं, बोलते हैं बेकार की चीज़ हटाओ, परंपरावादियों को गाली ही दे देंगे। और जो परंपराओं का पालन करते हैं उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये चोर रहता है कि पालन तो कर रहे हैं, है क्या पता नहीं, मंत्रोच्चारण तो कर रहे हैं लेकिन मंत्र का अर्थ क्या है पता नहीं, तो कहीं कोई पूछ न ले। तो फिर जब कोई घर का बच्चा या जवान आकर पूछ लेता है तो चिढ़ भी जाते हैं, कुपित हो जाते हैं कि क्यों पूछ लिया। अगर उनको अर्थ पता होता तो क्या वो कुपित होते? आपको अर्थ पता है, कोई सवाल करे आपसे, आपके लिए ये प्रसन्नता की बात होती है ना। आप कहते हैं अच्छा वो बच्चे तूने पूछा, आप तुझे बताएं, आजा बैठ आराम से यहाँ पे, हम तुम्हें समझाएंगे इसका अर्थ। लेकिन वो कुछ नहीं जानते। न जानने से बड़ा अपराध कोई नहीं होता है न जानना, न जानने की इच्छा रखना। न जानने की माफी होती है, जानने की इच्छा भी न रखने की कोई माफी नहीं होती। आदमी और जानवर में यही अंतर है। जानवर अपनी प्राकृतिक वृत्तियों का अंधा पालन करता रहता है जीवन भर। उसे नहीं जानना वो कौन है, क्यों आया है, उसे घास क्यों चाहिए, उसे मांस क्यों चाहिए, वो पेड़ पे क्यों कूद रहा है, वो मादा के पीछे क्यों भाग रहा है, वो फलाने से डरता क्यों है, वो फलाने मौसम में छिप क्यों जाता है, हाइबरनेशन क्यों करने लग जाता है। जानवर को मतलब ही नहीं है सब जानने से। किसी जानवर से आप पूछे तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, वो कहेगा घास कहाँ है। उद्देश्य हटाओ, घास बताओ। इंसान की पहचान है जिज्ञासा, क्योंकि इंसान अकेला है जिसे अपने अंधेरों से और अज्ञान से मुक्ति चाहिए। कोई पशु अज्ञान से मुक्ति नहीं मांगता। पशु आता ही है पाश से। पाश माने जो बंधा हुआ है अज्ञान से और अज्ञान से छूटना भी नहीं चाहता, उसको कहते हैं पाशबद्ध। वहां से आता है पशु। वो बंधा है और बंधे रहने में ही मौज में है। कई बार आपने देखा है जानवरों के पट्टा डला होता है, खूंटे से बंधे हुए हैं, उसके बाद भी अपना मस्त बैठे, जैसे घर का कुत्ता हो गया या गाय भैंस हो गई। आप उनके चेहरे पे कोई शिकवा शिकन देखते हैं, कोई समस्या? कुछ नहीं। खाने को मिल रहा है ना, खाना बढ़िया था। ज्यादातर इंसान भी बदकिस्मती की बात है ऐसे ही हो गए, खाना दे दो बस। पशु मुंह से खाता है, हम सारी इंद्रियों से खाते हैं। हमारे पास एक मन भी है खाने के लिए, उसका पेट कभी भरता ही नहीं। हम कहते हैं बस खाने को मिल जाए, हमें आगे जानना नहीं है। जो जानना नहीं चाहता उससे बदतर जानवर नहीं है दूसरा। ऐसे से बचना जो सवालों से घबराता हो, ऐसे से बचना जिसको जब समझाओ तो पीठ दिखा के भागे। मिले हैं ना ऐसे लोग? उनके साथ व्यर्थ की बातें करो, वो साथ रहेंगे। उनके साथ कोई ढंग की बात करो या जो कुछ चल रहा है उस पर प्रश्न करो, वो भागेंगे, कहेंगे क्या बेकार में दिमाग का दही कर रहे हो, उबा और रहे हो, चलो अभी जा रहे हैं। अच्छा खासा मूड था, सवाल ववाल पूछ के खराब कर दिया। ये पशु हैं, चलो थोड़ा सम्मान कर देते हैं, ये नर पशु हैं। ऐसों के साथ नहीं रहना है। अपना दोस्त उसको मानना जो तुम्हारे मन में तब भी सवाल जगा दे जब सवाल था ही नहीं। तुम्हें लग रहा था सब पता है, सब ठीक है, बढ़िया जमा हुआ है, सब सेटल्ड, और उसने खोद खोद के वहां भी सवाल निकाल दिए जहां तुमको लगता था कि निर्णीत है मामला। नहीं, वो दोस्त है तुम्हारा। हालांकि उससे समस्या आएगी, क्योंकि जब हमें लगता है कि हम जानते हैं तो एक तरह की शांति रहती है भीतर, सब पता है, सब पता है। कई बार जाते हो एग्जाम देने तो होता है नहीं, सब पूरी तैयारी है, फिर होता क्या है, मस्त सो गए थे, 12 ही बजे रात में सो गए थे, सब बाकी कर रहे थे तो सब पता है, सो गए थे।
और नंबर आए बिलो एवरेज। इससे अच्छा ये नहीं होता कि कोई रात में आकर के जगा के 2-4 सवाल पूछ लेता और तुमसे वो सवाल नहीं बनते, वो बेहतर होता ना। हालांकि जब वो सवाल पूछता तो तुम्हें चिढ़ लगती, तुम कहते सब मुझे पता है, ये आकर के मुझसे कह रहा है ये बताओ ये बताओ, लेकिन फ़ायदा हो जाता, अगले दिन इतने कम नंबर नहीं लाते तुम। होता है कि नहीं होता है? मुझे आज तक बहुत कम लोग मिले हैं जो अपनी जेई रैंक को लेके दुखी ना हो। कोई मिलता ही नहीं है ऐसा जो कहे, कम से कम मेरे बैच में ऐसा ही था, सबको ये लगता था टॉप 100 में आनी थी। ये नीचे गिर कैसे गई? ज़रूर कुछ गलती हुई है, या तो इवैल्यूएशन गलत हुआ है या सिंपली हैड अ बैड डे, कुछ ऐसा हुआ है। हम अपने बारे में धोखे में रहते हैं। उन धोखों से मुक्त होने का एक ही तरीका है, क्या? जांचो, परखो, सवाल करो, उसको अपनी आदत बना लो, उसमें आनंद आने लग जाता है। अपनी ही गलतियों को ढूंढ ढूंढ के निकालो, अपने ही चोर को पकड़ो। जहां लग रहा हो कि मजबूती पूरी है वहां कमजोरी खोज निकालो। मजबूत होने का यही तरीका है। झूठी मजबूती को तोड़ दो, तब असली मजबूती आती है। झूठे आश्वासन को, श्योरनेस को, कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को तोड़ दो, फिर अपने प्रति सच्चा विश्वास आता है। झूठे में जीना एक तरह की राहत दे देता है, सस्ती खुशी दे देता है, दूर तक नहीं जाता। लेकिन समझ में आ रही है बात? तो सारी परंपराओं को सिरे से नकार देने की सलाह मैं नहीं दे रहा हूं, लेकिन यह भी समझ लो कि बहुत सारी परंपराएं बस संयोग से शुरू होती हैं एक पीढ़ी में और अगली पीढ़ी में परंपरा बन जाती हैं। एक पीढ़ी का संयोग अगली पीढ़ी की, एक गांव का संयोग दूसरे गांव की परंपरा बन जाता है। और कई बार तो एक पीढ़ी का पाखंड अगली पीढ़ी की परंपरा बन जाता है, और 2 पीढ़ियों तक चल गया तो फिर प्राचीन कहलाता है। हमारी प्राचीन परंपरा, इसका उल्लंघन कैसे हो सकता है? भाई उसका तो नाम बता दो जिसने शुरू करी थी, और उसकी क्या था खोपड़े में, क्या सोच के ये हरकत करी है। और हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि अगर कोई अच्छी बात है इस परंपरा के पीछे तो हम अवश्य उसका पालन करेंगे। भाई अच्छाइयों के साथ कौन नहीं होना चाहता? हम भी अच्छाई के साथ होना चाहेंगे, लेकिन कोई अच्छाई दिखा तो दो। हम आतुर हैं अच्छाई पाने के लिए, दिखाओ कहाँ है अच्छाई। बात आ रही है समझ में? लेकिन ये जो सवालिया रवैया है, ये जीवन में आप सिर्फ बाहरी परंपराओं के प्रति नहीं रख सकते। ये आपको जीवन में सबसे पहले अपने और अपने मानसिक ढर्रों माने मानसिक परंपराओं के लिए रखना पड़ेगा। जो स्वयं पर सवाल नहीं उठाता वो दूसरों पर सवाल उठाए, उंगली उठाए, शोभा नहीं देती बात। आपने अपनी तो कुछ परंपरा बना रखी है, और मानसिक आपकी परंपरा कुछ भी हो सकती है। उदाहरण के लिए आपने कोई धारणा पकड़ रखी है, आपके जो भीतरी विश्वास हैं वो भी तो आपकी परंपरा ही है ना, कि ऐसा तो करना ही होता है। उस पर आप सवाल करने को राजी नहीं है, और पिताजी ने आपको बोल दिया कि तिलक लगा लो, कि चंदन कर लो, कि कोई और परंपरा बता दी, आप वहां लड़ भिड़े, तो ये पाखंड हो गया कि नहीं हो गया? अब पाखंडी पिताजी को बोले कि आपको बोले? पिताजी की परंपरा को आप तोड़ने को पूरा तैयार हो, और अपनी जो परंपरा चल रही है, क्यों नहीं परंपरा होती है? होती है, बहुत सारी होती हैं। उदाहरण के लिए पढ़ाई की जाती है नौकरी के लिए, पैसे के लिए, इज्जत के लिए, शादी ब्याह के लिए। ये एक परंपरा नहीं है क्या? मैं कैंपसेस में जाता था तो पूछता था, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं, वो आती हैं और एक के बाद एक पिछले 30 सालों की परंपरा होती है कि अगर 1000 लोगों का बैच है तो उसमें 600 लोग अप्लाई करते हैं। ये परंपरा नहीं है क्या? हर साल एक निश्चित तारीख के आसपास उस कंपनी को आना है, त्योहार की तरह। परंपरा हो गई। जैसे त्योहार आता है वैसे ही वो कंपनी आती है प्लेसमेंट ऑफिस में, आ गई परंपरा की तरह। उसके बाद जैसे सब त्योहार मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, वैसे ही पूरा बैच नाचता है, गाता है, त्योहार मनाता है। ठीक जितने हैं सब उसी में अप्लाई कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि 1000 लोगों का सपना एक ही है
और तुम बात करते हो इंडिविजुअलिटी की, और इस पर कोई सवाल उठाने को तैयार नहीं हो। पिताजी को कहोगे दकियानूसी, और हम मॉडर्न हो गए क्योंकि हम टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। पर अंधविश्वास हर तरह के होते हैं, आधुनिक नहीं हो सकते क्या अंधविश्वास? बोलो, पाखंड भी क्या अल्ट्रा मॉडर्न नहीं हो सकता? बोलो, हो सकता है ना। और उसके बाद जैसे चलता है अभी भी कुछ पिछड़ी जगहों पे कि सब लोग अपने घरों का दरवाज़ा खोल दो और रात में लक्ष्मी जी आएंगी, चोर आते हैं काफ़ी उसमें, तो सब लोग अपने अपने द्वार दरवाजे खोल देते हैं स्वागत में, क्या कि ऑफर लेटर आएगा। पर चोर भी हर घर में नहीं जाता, तो इसी तरह 2-4 के घर में ऑफर लेटर आ जाता है चोर बन के। बाकी कहते हैं अब हम आगे प्रतीक्षा करेंगे, अभी जो भी मिल रहा है ले लो, 1 साल बाद जंप मारेंगे, जो भी है जंप मारना। ये सब क्या आधुनिक अंधविश्वास नहीं है? इन परंपराओं पे कौन चोट करेगा? मैं 28 का हो रहा हूं, अब तो शादी करनी है ना, क्यों? फरमान आया है, किस ग्रंथ में लिखा है, आकाशवाणी हुई है, क्या है ये? क्यों? इन परंपराओं पे हम बात क्यों नहीं करेंगे? आप अपने आप से पूछिएगा, कितने ही काम हैं जो आप खुद भी करे जा रहे हैं बिना जाने कि क्यों कर रहे हैं। इज दैट नॉट मैकेनाइजेशन ऑफ कॉन्शियसनेस? आपने चेतना को क्या बना दिया? मशीन। मशीन कुछ नहीं जानती कि क्या कर रही है, पर करती खूब है। मशीन लगातार करती रहती है, उसे कुछ पता है क्या कर रही है। ये दोनों कुछ जानते हैं क्या सुन रहे हैं? तो वैसे ही अगर हम भी सुन रहे हो तो कोई फायदा? अगर समझा नहीं, समस्या बस ये है कि जो कोई सवाल कर रहा होगा उसके पास आप इसको ले जाते हो, ये खुद कभी कोई सवाल नहीं करता। सबसे बड़ी समस्या ये है। मशीन बनने पे यही होता है, आप दूसरों के काम आते हो, अपने काम नहीं आते। ऐसी जिंदगी जीनी है, ऐसी जिंदगी जीनी है तो सवाल करना सीखो, जानो, पूछो। मुक्ति के लिए दूसरा नाम बोध है। टू नो इज टू बी लिबरेटेड।